नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले भोपाल से एक बड़ी जानकारी। पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से एक बड़ा बयान चुनाव रिजल्ट को लेकर। पहली बार कमलनाथ की तरफ से एक ऐसा बयान जो कि अब लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वो कहते हैं कि अभी सबसे चर्चा कर रहे हैं, उम्मीदवारों को बुलाया है, उनसे चर्चा करेंगे। ईवीएम हैक के सवाल पर बोले हैं, आप जानते हैं कि क्या माहौल था। मुझसे नहीं, पब्लिक से पूछिए, कमलनाथ की तरफ से कहा जा रहा है। एग्जिट पोल पर भी बोले हैं, कहा है कि एग्जिट पोल सिर्फ माहौल बनाने के लिए है। जिसे रिजल्ट पता था उसने एग्जिट पोल बनवाया होगा। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते हैं मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में, घर से मैंने देखा। सर एग्जिट पोल का भी असर हुआ है क्या सर एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आया, क्या आपको लगता है एग्जिट पोल एक पुरहा है? कारण कई कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। जी जी। सर चूक कहाँ हुई है? एक आदमी चूक, मैं अभी सबकी बात सुन लूं जी, सबकी बात सुनता हूं। तो कमलनाथ की तरफ से बयान आपने सुना। साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले समीक्षा करेंगे हार कहां पर हुई है। लेकिन बड़ी बात यह कि ईवीएम को लेकर सवाल एक बार फिर से कह रहे हैं कि एग्जिट पोल माहौल बनाने के लिए लाए गए। जिन्हें परिणाम पता था उन्हीं ने ही एग्जिट पोल बनवाया होगा। पब्लिक से पूछिए, साफ तौर पर कह रहे हैं किस प्रकार का माहौल था ये पब्लिक बेहतर जानती है। विधायकों को बुलाए उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब बैठक को लेकर प्राथमिक सूचना सामने आई कि कमलनाथ पहुंच गए हैं और विधायक पहुंच गए। अब ये यही बैठक है जिसमें समीक्षा की जा रही है कि हारे आखिर कहां पर हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि ईवीएम हैक के सवाल को लेकर एक बार फिर से विपक्ष मुखर। ईवीएम या कोई भी डिजिटल चिप इजीली हैक करवाई जा सकती है। कमलनाथ की तरफ से ही नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह की तरफ से भी यही बयान। बिल्कुल, कमलनाथ का बयान डिप्लोमेटिक है। अवंतिका, देखिए कह रहे हैं वो, जब उनसे पूछा गया कि ईवीएम हैक हुई है क्या, तो वो कहते हैं कि आप जानते हैं कि क्या माहौल था। मतलब साफ तौर पर ये नहीं कहा कि ईवीएम हैक थी। उन्होंने माहौल के पाले में गेंद फेंक दी और पब्लिक के पाले में गेंद फेंक दी। उन्होंने ये कहा कि मुझसे नहीं, पब्लिक से पूछिए कि क्या माहौल था। ईवीएम हैक को लेकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं विपक्ष अब मुखर हुआ है। सीधे तौर पर तो कमलनाथ ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं संकेत दिए हैं ईवीएम में गड़बड़ी के। वो कहते हैं कि ईवीएम हैक के सवाल पर बोलते हैं कि आप जानते हैं कि क्या माहौल था, मुझसे नहीं, पब्लिक से पूछिए। निश्चित तौर पर, और ये संभावनाएं सुमित हम तब भी देखते हैं जब हार की समीक्षा की जाती है, जब खास तौर पर विधायक ये कह रहे हों कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े स्तर पर रही। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात का जिक्र करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल, जहां पर खास तौर पर कुछ बहुत प्रमाणित एग्जिट पोल्स की अगर आप बात माने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी। लेकिन आंकड़ों में इतना इजाफा कैसे हुआ, ये एक मुख्य पॉइंट है जो विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है। कुछ एग्जिट पोल जो कह रहे थे 132 तक सीटें आ सकती हैं, लेकिन 162, 163, उसके बाद रुझानों में आपने देखा बहुत अच्छी खासी बहुमत। कैसे हुआ ये कमलनाथ की तरफ से पूछा जा रहा है। साफ तौर पर मीडिया से भी उन्होंने कह दिया है कि मुझसे नहीं, पब्लिक से सवाल करने चाहिए। दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि कोई भी चिप लगी डिवाइस को हैक करना बहुत आसान होता है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत जरूरी है कि हार की समीक्षा भी। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते हैं मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में, घर से मैंने देखा। सर एग्जिट पोल का भी असर हुआ है क्या सर एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आया, क्या आपको लगता है एग्जिट पोल एक पुरहा है? कारण कई कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। जी जी। सर चूक कहाँ हुई है? एक आदमी मैं अभी सबकी बात सुन लूं जी, सबकी बात सुनता हूं। और बिल्कुल, अब ईवीएम को लेकर दूसरा पहलू ये भी है अवंतिका कि जब ईवीएम को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की बातचीत हुई थी न्यूज़ 18 से,
सवाल था कि विपक्ष कह रहा है ईवीएम में गड़बड़ी है, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उस समय कहा था कि अगर ऐसा होता तो हम तेलंगाना भी जीत जाते। तेलंगाना फिर क्यों हार गए? सीधे चलेंगे सही वासु चौरे के पास। वासु, दोनों ही तरफ से हमने प्रतिक्रिया सुनी। एक तरफ कांग्रेस जो हार की समीक्षा करने से बेहतर ईवीएम पर सवाल उठाना जानती है। फिलहाल क्या प्रतिक्रिया देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके के चुनाव परिणाम आए वो पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ रहे और कांग्रेस ने आज एक बैठक बुलाई है। बैठक इस समय प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर जारी है, जिसमें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जो है वो मौजूद है। लेकिन इस बैठक से भी कई बड़े नेता, चाहे मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला की बात हो, विवेक तनखा, अरुण यादव जैसे नामों की बात हो, तो वो नेता इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, वो नजर यहाँ पर नहीं आ रहे। इस सबके बीच कांग्रेस के जो नेता यहाँ पहुंचे, उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े करने का काम किया। ईवीएम को लेकर उन्होंने कई तरह के जो सवाल हैं वो खड़े किए हैं और इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर ये जाहिर होता है कि कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। हालांकि कुछ जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने ईवीएम पर नहीं बल्कि पुलिस, पैसा और प्रशासन का भाजपा पर दुरुपयोग करने की जो बात है वो कही है। पर ईवीएम को लेकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। सबके बीच कमलनाथ का भी बड़ा बयान सामने आया। कमलनाथ ने कहा कि मेरे विधायकों ने मुझे बताया कि उनके गांव से ही उन्हें 50 वोट नहीं मिले, ऐसा कैसा मुमकिन हो सकता है। और एग्जिट पोल्स को लेकर भी उन्होंने एक बड़ी बात कहते हुए ये कहा कि एग्जिट पोल उन्हीं लोगों ने बनाए जिन्हें शायद पहले से नतीजे मालूम थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एग्जिट पोल्स जो हैं वो एक माहौल बनाने की बीजेपी की कहीं ना कहीं कोशिश की थी। बीते 2 घंटे से लगातार कमलनाथ जो है वो पीसीसी में मौजूद हैं और पीसीसी में जो बैठक है वो चल रही है। तमाम 230 प्रत्याशी, हारे हुए जीते हुए सभी को पीसीसी बुलाया गया है और उनके साथ 1-to-1 चर्चा भी की जा रही है। अब इस बैठक में बड़े सवाल ये हैं कि क्या नेता प्रतिपक्ष के नाम पर कोई मुहर लग सकती है या चर्चा हो सकती है। उसके बाद बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस आगामी लोकसभा का चुनाव इसी नेतृत्व के साथ लड़ेगी या नेतृत्व में कोई बदलाव होगा। इन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं ये संभव है कि बैठक में जो चर्चा का सिलसिला है वो अभी इस वक्त जारी होगा और ये भी देखने वाली बात होगी कि इस पूरी बैठक के बाद कांग्रेस अपने ऑफिशियल वर्जन में कांग्रेस ऑफिशियली हार का कारण किस बात को मानती है और कांग्रेस अपनी कमियों को लेकर क्या कुछ समीक्षा करने का काम जो है वो इस पूरी बैठक में करती है। ये जरूर देखने वाली बात होगी। अब से कुछ ही समय में ये जो बैठक है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद देखना होगा कि कांग्रेस नेताओं के क्या कुछ रिएक्शंस जो है वो निकलकर सामने आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल वासु, और ईवीएम के बहाने अब हार के सवालों से बच नहीं सकते। आखिर ईवीएम पर ठीकरा कब तक फोड़ेंगे? मतलब जीते तो हम और हारे तो ईवीएम। बहुत शुक्रिया आपका वासु, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा संसद भवन पहुंचे हैं। दिल्ली में संसद भवन में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से वो मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री समेत अन्य मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ आज चर्चा करने वाले वी.डी. शर्मा दोपहर करीब 12:30 बजे को लेकर ये जानकारी थी कि विजयवर्गीय पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगे। और अब आपके सिलसिला देखिए कि संसद भवन में पहुंचना, मुख्यमंत्री के चेहरे पर जब अटकलें तेज होती जा रही हैं, उस दौरान उनकी मुलाकात वरिष्ठ नेतृत्व से मतगणना के ठीक बाद जब मुलाकात करने पहुंचे थे, मतगणना से ठीक पहले जब कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे, तमाम अटकलें थी। प्रहलाद पटेल भी दिल्ली दौड़ लगा रहे थे। तो तमाम चीजें जो अब धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी, लेकिन फिलहाल जानकारी वी.डी. शर्मा की मुलाकात की। तो चलिए, इन्हीं सब अटकलों के बारे में जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, दिग्गज नेताओं का, एमपी दिग्गज नेताओं का दिल्ली दौरा लगातार जारी है, सभी आला कमान से मुलाकात कर रहा है और यही वजह है कि सीएम फेस को लेकर अब अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन आपने एक नाम का जिक्र किया था, वो था शिवराज सिंह चौहान का। अशरफ, आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी अवंतिका, अटकलें बताइएगा, क्या कुछ चल रही है? वी.डी. शर्मा पहुंच रहे हैं, प्रहलाद पटेल पहुंचे थे, कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम तो सबसे आगे है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री की जो दौड़ है उसमें सबसे आगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जरूर दूसरे नामों को लेकर चर्चा की जा रही है और वो चर्चा पे विराम तभी होगा जब केंद्रीय भाजपा के जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है
वो अपना कोई फैसला करता है, क्योंकि आमतौर पर होता यही है और पार्टी की एक प्रक्रिया भी ये है कि यहाँ से दिल्ली से पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं, वो जाते हैं और जो नवनिर्वाचित विधायक होते हैं उनसे राय लेते हैं, उसके बाद वो अपनी राष्ट्रीय नेतृत्व को जो विधायकों की राय होती है वो बताते हैं और फिर संसदीय जो बोर्ड है वो तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और अभी तक मध्य प्रदेश को लेके पर्यवेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है, तो और न ही कोई संसदीय बोर्ड की बैठक का ऐलान किया है। हालांकि जो पार्टी के नेता हैं उनका मिलना जुलना राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, प्रहलाद पटेल हो, उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हो चुकी है, गृह मंत्री से हो चुकी है, राष्ट्रीय नेतृत्व से वो दोनों मिल चुके हैं। और आज प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा यहां दिल्ली पहुंचे हैं, संसद भवन में है, संसद का सत्र चल रहा है। एक पन दो काज वाली उनके लिए बात साबित हो रही है, क्योंकि संसद भवन की कार्रवाई में भी संसद की कार्रवाई में भी शामिल हो रहे हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व से वो मुलाकात कर रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद ये पहली बार वी.डी. शर्मा यहां दिल्ली पहुंचे हैं। तो यहां पर जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो यही लगाई जा रही हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सिर पे ताज रखा जाएगा। लेकिन सबसे आगे जो हैं शिवराज सिंह चौहान ही हैं, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। अब जब पर्यवेक्षक नियुक्त हो जाएंगे और विधायकों की राय ले ली जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। और सीएम के नाम को लेकर अटकलों का बाजार अशरफ इसलिए भी गर्म है क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने किसी भी एक चेहरे को आगे नहीं रखा था। एमपी के मन में मोदी के मन में एमपी की बात कही गई थी और केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया था। लेकिन क्या लगता है आपको, बीजेपी के पास सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई विकल्प बचता है क्या, या कोई बड़ा विकल्प आपको नजर आता है क्या अशरफ? सुमित, देखिए, बीजेपी के पास इस समय जो है प्रदेश में एक लंबी चौड़ी जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उनकी सूची है। वो दावा इसलिए भी करते कि जो बड़े नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हों या ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, प्रहलाद पटेल हों, फग्गन सिंह कुलस्ते और खुद वी.डी. शर्मा भी इस रेस में कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो इनके पास एक लंबी फहरिस्त नेताओं का एक है, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान खुद हैं। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल को आप जोड़ सकते हैं। बिल्कुल साफ आप कह रहे हैं अशरफ की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। अभी देखने वाली बात की कैसे सिलेक्शन होता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए, लेकिन आप बनी रहेगा हमारे साथ, आगे भी खबर को लेकर आपसे चर्चा करने वाले हैं। भोपाल का भी जिक्र कर लेते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य की रथ यात्रा सीएम हाउस जब पहुंची तो पूरी भव्यता के साथ स्वागत यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रथ यात्रा का किया है। और आपको बता दें 24 नवंबर को बीकानेर से जगत गुरु ने ध्वज दिखाकर रथ यात्रा को रवाना किया था। रथ यात्रा ने अब तक करीब 26,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि रथ यात्रा 16 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। देश के अलग अलग स्थानों से रथ यात्रा निकाली जा रही है, इसलिए जब भोपाल आगमन हुआ तो कितनी भव्यता के साथ स्वागत मुख्यमंत्री ने किया, ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम लला का भव्य मंदिर अब बन के तैयार है और 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम सब अत्यंत आनंदित हैं, प्रसन्न है। बरसों तक संघर्ष हुआ है, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कई लोगों ने बलिदान दिया और आज वो सौभाग्य का दिन आया है जब भगवान राम लला भव्य मंदिर में विराजेंगे। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रदेश में चुनाव के साथ ही अब भाजपा ने अपने मिशन 2024 के लिए
अपनी तैयारियां तेज कर दी है। ये आपको दिखाई दे रही होगी रथ यात्रा, जो कि जिसे अमृत यात्रा का नाम दिया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य की रथ यात्रा है जो बीकानेर से शुरू हुई थी और अब ये रथ यात्रा आज सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पहुंच रही है। आपको देखिए ये रथ में जय हनुमान नजर आ रहे हैं, श्री राम नजर आ रहे हैं, जानकी नजर आ रही है। ये वो रथ यात्रा है जो कि 16 जनवरी को सीधे पहुंचेगी अयोध्या में रामलला मंदिर में। और हम देखिए पूरी रथ यात्रा में आपको श्री राम भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये वो प्रतिकृति कलश नजर आ रहा है जो रथ यात्रा का है, हनुमान से नजर आ रहे हैं, वानर नजर आ रहे हैं। तो ये रथ यात्रा भी सीएम हाउस में जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये रथ यात्रा 16 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी, जहां पर राम मंदिर का 22 जनवरी को शुभारंभ होना है। तो पूरा देखिए कि अब मिशन 2024 का भी इसमें रंग नजर आ रहा है। जय जय श्री राम के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। और यहाँ पर रथ यात्रा ये सीएम निवास में जाती हुई दिखाई दे रही है आपको। आइए हम कुछ बात भी करते हैं जो रथ यात्रा में आए हैं, इनसे बात करते हैं। तो कहाँ से आई यात्रा, कहाँ से? ये यात्रा अयोध्या से चालू है और पूरे देश भर में यात्रा चलेगी। और ये कहाँ पहुंचेगी वापस? वापस अयोध्या पहुंचेगी। राम जन्मभूमि के पावन पर्व पे ये यात्रा निकाली गई है। आप कहाँ से आए हो? क्या ब्यावरा से और रितेश अग्रवाल। देखिए तो ये मध्य प्रदेश के ब्यावरा से और ये मध्य प्रदेश के ब्यावरा से आए। तो ये रथ यात्रा भी सीएम हाउस में जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रथ यात्रा का इसका पूजन करेंगे और उसके बाद इस रथ यात्रा को रवाना करेंगे। तो आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पर रथ यात्रा सीएम निवास में आ चुकी है। और यहाँ पर कैमरामैन संजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। विपक्षी गठबंधन की बैठक स्थगित कर दी गई है। कल होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। फिलहाल तो कई नेताओं के शामिल ना होने के चलते ये बैठक टली हुई सी मानी जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि तमाम विपक्षी नेताओं को बुलाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से जो झटका लगा है एनडीए गठबंधन को, उसके बाद इसकी समीक्षा होनी है। लेकिन कल होने वाली ये बैठक स्थगित हो चुकी है। विपक्षी गठबंधन के कई सारे नेता नहीं पहुंच पाएंगे और इसीलिए माना जा रहा है इस बैठक को कभी और रखा जाए, यानी कि पोस्टपोन किया जाए। और चुनाव से पहले जीत के कई दावे भी किए जाते हैं। हार के सवाल पर कोई कहता है कि मूछें मुड़वा लेंगे, तो कोई कहता है कि अगर हारे तो मुंह काला करवा लेंगे। एक ऐसी ही बात कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने भी की थी। उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि अगर बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें आ गई तो वो अपना मुंह काला करवाएंगे। अब उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 7 दिसंबर को 2 बजे राजभवन के सामने मुंह काला करवाएंगे वो। साथ ही उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर बैलेट पेपर में 90% वोट हमें मिले, ईवीएम में कैसे हारे। जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र बचाने के लिए लहू से मुंह लाल भी करा सकता हूं, ये बड़ा बयान। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए काला मुंह तो छोड़िए, लहू से भी हम मुंह लाल करने के लिए तैयार हैं। और समय तारीख को 7 तारीख को परसों 2 बजे राजभवन के सामने फूल सिंह बरैया अपने हाथों से अपना मुंह काला करेगा। सर, ईवीएम पर आपको संदेह है? मेरे को बीजेपी ने एक तो अपना पैटर्न जो है इलेक्शन का उन्होंने पूरे देश में बदल दिया है। वोट अब नोट और वोट के बीच में चुनाव है। अब वोट के बीच में चुनाव नहीं है। और रीवा से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी। स्वागत सम्मान के दौरान एक मंच टूट गया। नवनिर्वाचित विधायक का सम्मान यहां पर चल रहा था, लेकिन माल्यार्पण के लिए ऐसी होड़ मची कि मंच धराशायी हो गया। और घटना का लाइव वीडियो भी वायरल हो रहा है। बीजेपी से नवनिर्वाचित सिद्धार्थ तिवारी विधायक कांग्रेस के थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। जीते चुनाव तो माल्यार्पण के लिए ऐसी होड़ लगी कि समर्थक नेताजी को लेकर मंच के साथ ही धराशायी हुए। तस्वीरें देखी। घटना में सभी लोग सुरक्षित हैं, राहत भरी बात, लेकिन इतना अति उत्साह भी कई बार घातक हो जाता है, ये तस्वीरें बताती हैं। रीवा का ये दृश्य जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, इतनी बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच गए थे, इतना जोश हाई था कि मंच टूटा,
तमाम समर्थक नेताजी सहित नीचे गिर गए। मंच टूटे तो टूटे लेकिन स्वागत ना छूटे, कुछ ऐसी बात कही जा सकती है इस वीडियो को देखते हुए। और बालाघाट से एक वीडियो सामने आया है जहां पर एक बाघ और जंगली सुअर के बीच दंगल देखने को मिला है। वारासिवनी क्षेत्र के रमरमा से सटे जंगल का ये वीडियो बताया जा रहा है। और वीडियो में बाघ और सुअर जमकर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस लड़ाई के बाद बाघ भागते हुए भी नजर आया। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने इस लड़ाई का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया, जो अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। सीएम